खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। जानवर अपना खाना प्लांट्स से लेते हैं, पौधों से लेते हैं, या तो डायरेक्टली वे प्लांट्स को ही खा लेते हैं या फिर वे ऐसे जानवरों को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हों। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। चैप्टर 1 में हमने देखा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए, फूड चाहिए ग्रो करने के लिए, उनकी बॉडी के पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए और उनकी बॉडी सही से काम करे इस चीज के लिए फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utility in the body। एनिमल न्यूट्रिशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा कि क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है एनिमल की, कितना न्यूट्रिशन चाहिए एनिमल को। दूसरा होगा कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किन तरीकों से वे फूड इनटेक करते हैं, किन तरीकों से वे खाना खाते हैं। और तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, फूड जो एनिमल ने खाया उनके शरीर में वो किस तरह यूटिलाइज हुआ, किस तरह उस फूड का इस्तेमाल हुआ। इन 3 भागों में हम एनिमल न्यूट्रिशन को बांट सकते हैं। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। क्लास 6 में हमने जाना है कि फूड बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनता है, तो उन कंपोनेंट्स के नाम लिखिए यहाँ पे। तो क्लास 6 में हमने देखा है कि फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सारे होते हैं। आप इन चीज़ों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फूड का जो एक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से मतलब ये कि ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिलाकर बनता है। These complex substances cannot be utilized as such। चूंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिलाकर बनता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, उन्हें सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो जिन सब्सटेंसेस से मिलाकर बना है, पहले उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को उन मिलाकर बने सब्सटेंसेस में तोड़ना होगा और उसके बाद उन सिंपलर सब्सटेंसेस को, टूटे हुए सब्सटेंसेस को हमारा शरीर यूटिलाइज करेगा। इसे एक बार और देखें कि दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। डायरेक्टली उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकते, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसीलिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ा जाता है आसान सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। जिन सब्सटेंसेस से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना होता है उनमें द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारे खाने के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का उनके सिंपलर कंपोनेंट्स में टूटना ही डाइजेशन है। मतलब डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अगला सेक्शन है 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। खाना खाने के, खाना अपने शरीर के अंदर लेने के क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाना किस तरह खाते हैं वह वेरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अगर मधुमक्खी या फिर हमिंग बर्ड की बात करें तो वे फूल का नेक्टर चूसते हैं, नेक्टर पराग को कहते हैं। तो बीज और हमिंग बर्ड फ्लावर का नेक्टर सक करते हैं। अगर आदमी के बच्चों की बात करें या फिर और भी जानवर के बच्चे माँ के दूध पे डिपेंड होते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अगर सांपों की बात करें, जैसे कि सांप में एक सांप का नाम है पाइथन, वह जिन जानवरों का शिकार करता है उन्हें पूरा ही पूरा निगल जाता है। प्रे अपॉन मतलब शिकार करना, उन पर डिपेंड होना। तो सांप जिन जानवरों पर डिपेंड होता है उन्हें पूरा निगल जाता है, जैसे सांप मेंढक को पूरा निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो पानी में घुले हुए
छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेता है, छान लेता है और अपने फूड का इंटेक, अपना फूड वहीं से लेता है। जैसे कि मछली पानी के छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेती है और उसी पर डिपेंड होती है। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन द फॉलोइंग एनिमल्स। नीचे जितने एनिमल्स के नाम दिए गए हैं वे किस तरह के खाने खाते हैं और वे जिस तरीके से खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये भरना है हमें इस टेबल में। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। आप जो देखेंगे वो यहाँ भरिएगा। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। तो इस टेबल के नीचे खाना खाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो लिखे गए हैं। जैसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब खुरचना। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्नेल्स में होता है। अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है च्यूइंग। च्यूइंग मतलब चबाना। खाना हम ह्यूमंस भी चबाकर खाते हैं। तीसरा तरीका है साइफनिंग। साइफनिंग वो तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने को सक करता है, जैसे बीज में हो रहा था। मधुमक्खी फ्लावर के नेक्टर को सक करती है तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन साइफनिंग कहलाएगा। अगला है कैप्चरिंग एंड स्वॉलोइंग, पकड़ के निगल जाना। तो सांपों में इस तरह का न्यूट्रिशन होता है। अगला है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के ऊपर सलाइवा स्प्रेड करता है, लार टपकाता है, जिससे उसका फूड डिसॉल्व कर जाता है, घुल जाता है उसके सलाइवा में और उसके बाद उस घुले हुए फूड को वो सक कर लेता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हाउस फ्लाई में होगा। अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सकिंग। सकिंग जैसा कि नाम से क्लियर है, चूसना। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन मॉस्क्यूटोज में होगा, ये हमारा खून चूसते हैं। तो आप इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके इस टेबल को भर सकते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश एक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में पाया जाता है, फिश है एक तरह का जो स्टार की तरह का दिखता है। ये ऐसे एनिमल्स को खाता है जिनके शरीर पर हार्ड शेल्स होते हैं, जैसे स्नेल्स के शरीर पे एक हार्ड कवर होता है और वो कवर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, काफी मजबूत होता है। आपने शंख देखे होंगे, वो भी एक हार्ड शेल ही है। तो ये स्टारफिश वैसे एनिमल्स पे डिपेंड करता है, वैसे एनिमल्स को खाता है जिनके पास हार्ड शेल हो। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। तो ये स्टारफिश सबसे पहले उस शेल को, उस कवर को खोलता है, उसके बाद अपना स्टोमक, अपना पेट अपने मुंह से बाहर निकालता है। फिर उसके बाद जो एनिमल उस शेल की कवरिंग के अंदर था उसे खाता है। द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। जब स्टारफिश खाना खा लेता है उसके बाद स्टारफिश का स्टोमक वापस से उसके शरीर में चला जाता है। तो ये स्टारफिश के बारे में था। आइए हम सेक्शन 2.2 देखते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम ह्यूमंस में खाना किस तरह पचता है उसके बारे में। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम मुंह से खाना खाते हैं, उसे पचाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। खाने का वह हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं होता है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। डिफिकेट का मतलब होता है शौच करना। तो हमारे खाने का वो हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं हो सका, यूटिलाइज नहीं हो सका, उसे शरीर बाहर निकाल देता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है उसके साथ क्या होता है। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, figure 2.2, which begins at the buccal cavity and ends at the anus। हम जो खाना मुंह से खाते हैं वो एक बड़े लंबे कैनाल से होके गुजरता है, बड़े लंबे रास्ते से होके गुजरता है और इस रास्ते की शुरुआत यहाँ इस बकल कैविटी से होती है, हमारे मुंह के अंदर के छेद से होती है और इस कैनाल का एंड पॉइंट एनस है जहाँ से वेस्ट खाना बाहर निकलता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। इस पूरे कैनाल को, इस पूरे फूड पाइप वाले रास्ते को
बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में, बहुत सारे भाग में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पार्ट को हम बकल कैविटी कहेंगे। बकल कैविटी यहाँ सबसे ऊपरी हिस्सा है। हमारे मुंह के अंदर जो छेद है जिससे खाना अंदर जाता है वही बकल कैविटी है। दूसरा है फूड पाइप और ओएसोफेगस। फूड पाइप को हम ओएसोफेगस भी कहते हैं। तो ये रहा फूड पाइप और ओएसोफेगस। तीसरा है स्टोमक। स्टोमक हमारा पेट, स्टोमक यहाँ है। चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। तो ये जो विरली स्ट्रक्चर है, घुमावदार स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगला है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। तो यहाँ से ये शुरू होकर ये रेक्टेंगुलर टाइप की चीज पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसके एंड पे ये एनस है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड करता है रेक्टम में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा है उसे रेक्टम कहते हैं और रेक्टम के आगे एनस होता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? तो खाने के इस पूरे रास्ते को देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये रास्ता बहुत बड़ा है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन सभी पार्ट्स को एक साथ मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है या फिर इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ट्रैक्ट मतलब रास्ता, वह रास्ता जिसमें खाने को पचाया जाता है वह हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट्स। खाना जब शरीर के अंदर जाने के बाद अलग अलग कंपार्टमेंट से गुजरता है। सबसे पहले स्टमक में, उसके बाद इस रास्ते से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इन रास्तों में धीरे धीरे हमारा खाना पचता जाता है, डाइजेस्ट होता जाता है। द इनर वॉल्स of the stomach and small intestine and various glands associated with the canal such as salivary gland and the liver and the pancreas secrete digestive juices। हमारे small intestine और large intestine के अंदर का वॉल और जो दूसरे ग्लैंड्स लगे हुए हैं हमारे शरीर में जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियाज, ये सारे ऐसे जूस रिलीज करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो खाने को पचाता है। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। हमने ऊपर जाना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को और सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है ताकि उस फूड को हमारी बॉडी इस्तेमाल कर सके, यूटिलाइज कर सके। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा रास्ता, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसके साथ जितने भी ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, ये सभी मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे रास्ते में किन किन हिस्सों में क्या क्या काम होता है, क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म होता है फूड के ऊपर, किन किन पार्ट्स में, अब वो जानेंगे। द माउथ एंड बकल कैविटी, हमारा मुंह और उसके साथ जो छेद लगा हुआ है जिसे बकल कैविटी कहते हैं, उसमें क्या होता है फूड के साथ, उसके बारे में। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, हम खाना सबसे पहले अपने मुंह में डालते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, खाना मुंह में डालने के प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। खाना मुंह में डालने के बाद हम उसे चबाते हैं अपने दांतों से और उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फूड हमारे दांत रूपी मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। मैकेनिकली मतलब मशीनी तरीके से। तो जिस तरह मशीन हमारे फूड का छोटा छोटा टुकड़ा करता, वैसा ही छोटा छोटा टुकड़ा हम फूड का अपनी दांतों से चबाकर कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अगर आप अपने जबड़े को देखें तो हर दांत एक अलग अलग सॉकेट में लगा है, अलग अलग जगह लगा है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारा हर दांत अलग अलग तरह का है और वो अलग अलग काम भी करता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उनके काम के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे कि ये अंत वाले जो 3 दांत हैं उन्हें मोलर कहते हैं, उसके बाद वाले जो 2 हैं उन्हें प्री मोलर कहते हैं,
उसके बाद का एक जो है वो कैनाइन कहलाता है और आगे के जो 4 दांत हैं वो इंसिजर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से कुछ दांतों का अरेंजमेंट है हमारे माउथ के अंदर। आइए हम एक्टिविटी 2.2 को देखते हैं। वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हाथों को धोकर आईने में देखकर अपनी दांत गिनिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करके अपनी दांत को महसूस करिए छूकर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। तो कितने तरीके के दांत आप ढूंढ पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। एक रोटी का या एक सेब का टुकड़ा लीजिए और उसे खाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। तो किस दांत को आप इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। एंड विच वन फॉर पायरसिंग एंड टीयरिंग। किस दांत को आप चुभोने के लिए या फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं फूड को। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। जिन दांतों को हम पीसने या चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी पता कीजिए। तो चबाने वाले हमारे ये मोलर्स हैं। पायरेसिंग के लिए कैनाइन यूज होता है। काटने के लिए ये इंसिजर्स हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसे टेबल 2.2 में लिखिए। आवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सिकरेट सलाइवा। हमारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिकरेट करते हैं। इसे ही हम लार कहते हैं। मुंह से जो पानी आता है वही सलाइवा है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। ये सलाइवा खाने के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करता है, क्या काम करता है खाने के ऊपर। क्या इसके बारे में पता है आपको। लेट अस फाइंड आउट। आइए इस एक्टिविटी में पता करें। एक्टिविटी 2.3। टेक 2 ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक का नाम हम ए रखेंगे, दूसरे का बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। टेस्ट ट्यूब ए में 1 चम्मच उबला चावल रखेंगे। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। दूसरे टेस्ट ट्यूब में वही उबला चावल हम 3 से 5 मिनट तक चबाकर रखेंगे। Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml तक पानी रखेंगे। Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe। उसके बाद दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन का डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंज हो रहा है। Why is there a change in color in the test tubes। तो टेस्ट ट्यूब में रंग क्यों बदल रहा है इसका कारण बताना है। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। जो रिजल्ट आपने यहाँ देखा इसका क्या कारण है इसके बारे में अपने दोस्तों से और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स। तो टेस्ट ट्यूब बी में हमने बॉइल्ड राइस को चबाकर रखा था। इसमें सलाइवा प्रेजेंट है और सलाइवा स्टार्च को उनके सुगर्स में तोड़ देती है। द टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जीभ हमारा मांस का बना हुआ एक ऑर्गन है जो कि बकल कैविटी के सतह पर होता है, हमारे मुंह के अंदर होता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये आगे से फ्री होता है और हम अपने जीभ को हर दिशा में घुमा सकते हैं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। हमारे जीभ का क्या क्या काम है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम बात करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सैलिवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन सॉलोइंग फूड। जीभ का इस्तेमाल बात करने के अलावे जीभ हम जब खाना चबा रहे होते हैं उस समय खाने के साथ सलाइवा मिक्स करने के काम भी आता है और यही जीभ हमें खाने को निगलने में भी, स्वैलो करने में भी मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। खाने का स्वाद भी हम जीभ की मदद से ही ले पाते हैं। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। जीभ में छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं
इस फिगर में आपको छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स दिखेंगे जो जीभ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से लगे होते हैं, और इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की मदद से हम खाने के स्वाद को चख पाते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ लगे होते हैं इसका पता हम इस एक्टिविटी को करके लगा सकते हैं। आइए उससे पहले इस बॉक्स को देखते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके, मिठाई और हमारे दांतों का खराब होना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आमतौर पे बैक्टीरिया हमारे मुंह में मौजूद होता है लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्मफुल नहीं होता। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. लेकिन अगर हम अपने दांत को खाने के बाद अच्छे से साफ नहीं करें तो हार्मफुल बैक्टीरिया भी हमारे मुंह के अंदर रहने और ग्रो करने लगते हैं। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. ये हार्मफुल बैक्टीरिया दांत में फंसे हुए खानों के सुगर्स को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमारे दांत में एसिड रिलीज होता है। सी चैप्टर 5 टू नो व्हाट एन एसिड इज। चैप्टर 5 में हम एसिड के बारे में और पढ़ेंगे। लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया जब दांत में एसिड रिलीज करता है तो ये एसिड हमारे दांत को खराब करते हैं। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ये एसिड्स धीरे धीरे हमारे दांत को खराब करते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को टूथ डिके कहा जाता है, दांत का खराब होना कहा जाता है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथेक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। अगर इस दांत के खराब होने को समय रहते ट्रीट नहीं किया गया, इसका इलाज नहीं किया गया, तो दांतों में बहुत जोर दर्द होता है, टूथ एक होता है, और कुछ कुछ बुरे कंडीशंस में दांत उखड़वाना भी पड़ता है। Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay। तो ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर जितनी मीठी चीज़ें हैं, ये सभी टूथ डिके का कारण हैं। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss at least twice a day। हमें अपना मुंह इसीलिए साफ रखना चाहिए ब्रश से या दातुन से या डेंटल फ्लॉस की मदद से, और हमें अपना मुंह दिन में 2 बार धोना चाहिए। एंड रिंसे द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर खाने के बाद भी हमें अपना मुंह साफ करना चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स एंड एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ। और हमें ये चाहिए कि हम अपने मुंह में अपनी गंदी उंगलियां और बिना धोई हुई चीजें नहीं लगाएं। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग यू मे कॉफ, गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर खाते हुए बोलते या हंसते हैं तब आपको खांसी आ सकती है, हिचकी आ सकती है, आपका सांस फूल सकता है। दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा इसलिए होता है कि खाना जो फूड पाइप में जाना चाहिए था वो विंड पाइप में चला जाता है, हवा के रास्ते में चला जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। विंड पाइप हमारे नाक की छेदों से हवा को लेकर फेफड़ों तक जाता है, लंग्स तक जाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये विंड पाइप फूड पाइप के बगल में होता है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन गले के अंदर फूड पाइप और विंड पाइप का एक ही रास्ता होता है, दोनों एक ही पैसेज शेयर करते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो अब गले के अंदर जब फूड पाइप और विंड पाइप एक ही होते हैं तो क्वेश्चन है कि अब फूड को विंड पाइप में एंटर करने से कैसे रोका जाता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap like valve closes the passage of windpipe and guides the food into the food pipe। खाना निगलते वक्त एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर विंड पाइप को बंद कर देता है और फूड को फूड पाइप से लेकर जाता है। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। अगर गलती से फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला जाता है तब हमें चोकिंग सेंसेशन होता है, हमारा दम घुटता है, हिचकी आती है या फिर हम खांसते हैं। तो ये तो मोर टू नो था। आइए हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम टेस्ट बर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे जो हमारे जीभ में लगे होते हैं, जिससे हमें खाने के स्वाद का पता चलता है।
ये टेस्ट बर्ड्स हमारे जीभ में कहाँ लगे होते हैं, इसका पता हम एक्टिविटी 2.4 से लगाने वाले हैं। आइए इसे देखें। Prepare and separate each sample of first sugar solution, second common salt solution, third lemon juice and fourth juice of crushed neem leaf और bitter gourd। इन चीज़ों के सॉल्यूशन को लेना है। पहला है शुगर सॉल्यूशन, चीनी को पानी में मिला देंगे तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा। उसी तरह नमक को पानी में मिला देंगे तो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। नींबू के रस को पानी में मिला देंगे तो लेमन जूस का सॉल्यूशन बनेगा। उसी तरह पीसे हुए क्रश्ड नीम के पत्ते को या फिर करेले को पानी में मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। अपने एक दोस्त के आंख पर पट्टी बांधकर ब्लाइंड फोल्ड करके उसे कहिए कि वह अपनी जीभ बाहर निकाल के रखे। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल वन बाई वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6। तो ऊपर है हमारा फिगर 2.6। तो यहाँ जो जो रीजन्स दिखाए गए हैं ये गोले वाले, इन रीजन्स पे हमें एक टूथपिक की मदद से उन चारों सॉल्यूशन के ड्रॉप्स अपने दोस्त की जीभ पे रखनी है। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। चारों सॉल्यूशन के लिए आप अलग अलग टूथपिक यूज करें। अगर आप एक ही लकड़ी यूज कर लेंगे तो टेस्ट का पता सही से नहीं लग पाएगा। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सावर एंड बिटर सब्सटेंसेस। अपने दोस्त से पूछिए कि उसके जीभ का कौन सा इलाका मीठे सब्सटेंस को, तीखे सब्सटेंस को, खट्टे और सॉल्टी सब्सटेंस को महसूस कर पा रहा था, समझ पा रहा था। तो इससे आप पता लगा पाएंगे कि जीभ का कौन सा एरिया कैसे टेस्ट को महसूस कर सकता है। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6। आपके जो भी ऑब्जर्वेशन हुए इस एक्टिविटी को करने के बाद उसे लिखिए और यहाँ जो इलाके दिखाए गए हैं उनमें किस तरह का टेस्ट है उसके अनुसार इसे लेबल कीजिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स। और इसी एक्टिविटी को अपने दूसरे दोस्तों के साथ परफॉर्म कीजिए। द फूड पाइप और ओएसोफेगस। अब फूड पाइप के बारे में। द swallowed food passes into the food pipe or oesophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck and the chest. तो फिगर 2.2 हमारा ऊपर है, ये है ओएसोफेगस या फूड पाइप। ये गर्दन से होते हुए सीने तक आता है और उसके बाद ये स्टोमक से जुड़ा हुआ है। फूड इज पुश डाउन बाई मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर जो भी खाना एंटर करता है, जैसा कि यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है, तो फूड पाइप की जो दीवार है, जो वॉल ऑफ फूड पाइप है, वो इस फूड को नीचे की तरफ ढकेलती है जिससे खाना स्टोमक तक पहुँचता है। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. वास्तव में ये जो फूड पाइप में हो रहा मूवमेंट है ये पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारा ये पूरा रास्ता है एनस तक। तो फूड वैसे ही वॉल के धकेलने से नीचे को आता जाता है और फाइनली एनस से बाहर निकल जाता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वोमिटेड आउट। जब कभी खाना हमारा नहीं पचता है, हमारा पेट उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है, उस केस में उल्टी होती है, वोमिटिंग होती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। याद कीजिए जब आपको कभी उल्टी हुई हो और उसका कारण पता करने की कोशिश कीजिए। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। इस बारे में अपने पेरेंट्स से और टीचर से डिस्कस कीजिए कि वोमिटिंग क्यों होती है। द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। स्टोमक एक बैग की तरह का है जिसकी दीवार मोटी है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। अगर आप स्टोमक के शेप को देखें तो ये एक जे की तरह का लगता है। जे को अगर फैला दिया जाए तो ये स्टोमक की तरह बन जाएगा और ये हमारे पूरे एलिमेंटरी कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। स्टोमक में दो सिरे होते हैं। एक सिरा जिससे फूड पाइप लगा हुआ होता है जहां से फूड एंटर करता है और दूसरा सिरा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है और यहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। स्टोमक के अंदर की जो दीवार है वो डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस सिक्रेट करती है।
इसे हमारे फूड के साथ मिक्स करती है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेंजरस है, ये हमारे स्टोमक की दीवार को खराब भी कर सकता है, इसीलिए म्यूकस सेक्रेट होता है जो कि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टोमक को बचाता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। हमारे पेट में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है ये फूड के साथ आए बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है और ये पूरे फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है। पूरा जो फूड डाइजेस्ट होने को रेडी है उसे एसिडिक बनाता है ताकि डाइजेस्टिव जूसेस इस पे काम कर सकें। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। पेट में सिक्रेट हुए ये डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन्स को और सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं और छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं जिनको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सके। अगला है द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन की फिगर अगर आप देखेंगे तो यह है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो घुमावदार स्ट्रक्चर है और इसकी लंबाई 7.5 मीटर्स होती है। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड द पेनक्रियाज। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस लिवर और पेनक्रियाज से भी आते हैं। आप देखेंगे पेनक्रियाज यहाँ लगा है और लिवर हमारा कुछ यहाँ है, तो कुछ जूसेस इन लिवर और पेनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। लिवर और पेनक्रियाज के जूसेस के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल भी बहुत सारे जूसेस सिक्रेट करता है जिससे खाने को पचाया जा सके। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लिवर हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है और यह हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में लगा होता है राइट साइड में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लिवर हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्लैंड है। ग्लैंड किसी ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो हमारी बॉडी में हो और किसी तरह का केमिकल सब्सटेंस, किसी तरह का जूस सिक्रेट करता हो, वह ग्लैंड है। तो चूंकि लिवर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है इसलिए यह ग्लैंड है और हमारे शरीर में पाया जाने वाला यह सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लिवर हमारा बाइल सिक्रेट करता है। बाइल एक तरह का डाइजेस्टिव जूस है जो खाने को पचाने में मदद करता है और यह बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जमा होता है। गॉल ब्लैडर एक सैक है। सैक मतलब थैली या पाउच की तरह की कोई चीज, तो गॉल ब्लैडर उसी आकार का होता है और बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जितने तरह के हम फैट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल के साथ साथ हम जो फैट इनटेक करते हैं उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम ये बाइल जूस करता है। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। हमारे स्टोमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज होता है, ये क्रीम कलर का होता है। द पेनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler forms. पेनक्रियाज जो जूस सिक्रेट करता है उसे पेनक्रियाटिक जूस कहेंगे और यह जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को तोड़ने का काम करता है, उन्हें और सिंपलर फॉर्म्स में, आसान फॉर्म्स में, छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ता है ताकि वे डाइजेस्ट हो सकें। यहाँ एक कहानी है इस बॉक्स में। एक आदमी थे जिनका नाम एलेक्स सेंट मार्टिन था, जिन्हें एक बार शॉटगन से यहाँ गोली लग गई थी और यहाँ उनके चेस्ट में एक होल हो गया था जिससे उनके अंदर के ऑर्गन्स दिखाई दे रहे थे। और एक डॉक्टर जिनका नाम विलियम बेमोंट था, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और स्टोमक के बारे में और भी चीजें पता की कि फूड का डाइजेशन किस तरह होता है। आइए हम आगे देखें। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। तो अभी हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्टोमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पेनक्रियाज से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस आए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल ने भी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज किए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है,
फूड उसमें बहुत देर तक रहता है और फाइनली जितने सारे जूसेस हैं वो अपना काम कंप्लीट करते हैं, फूड का डाइजेशन पूरा हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। हमारे फूड में पाए जाने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स अपने अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल सुगर्स में टूटता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है, वहीं प्रोटीन्स अमीनो एसिड में टूटते हैं। ये इनका सिंपलर फॉर्म है और ये तोड़ने का काम डाइजेस्टिव जूसेस करते हैं और ये प्रोसेस कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो वो किस तरह एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि उसे यूटिलाइज किया जा सके, अब इसके बारे में देखेंगे। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पचा हुआ खाना डाइजेस्टेड फूड अब हमारे ब्लड वेसल्स में जाने के लिए तैयार होता है और जब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में एंटर करता है, इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में बहुत सारे उंगली की तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विली कहते हैं। ये विली प्लूरल है, इसका सिंगुलर विलस होता है, एक विली को विलस कहेंगे। कैन यू गेस द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप बता सकते हैं कि विली का क्या रोल है इंटेस्टाइन में? तो विली बहुत सारे होते हैं और वे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाते हैं। द विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली के बहुत सारे होने से फूड के एब्जॉर्ब होने का एरिया बढ़ जाता है। अगर एक ही विली होता तो फूड को एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता। बहुत सारे विली आसानी से फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर विली खून की नली से ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। विली का बाहर का हिस्सा पचे हुए फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation. विली के द्वारा ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब्ड फूड हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है और वहां वे सिंपलर सब्सटेंसेस मिलके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी बनाते हैं। जैसे कि अगर किसी ऑर्गन को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन वहां बनता है सिंपलर सब्सटेंसेस के हेल्प से, और इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब अपनाना। ऑर्गन के द्वारा फूड को अपनाया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। हमारा कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में टूटा था वो सेल्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की मदद से और टूटता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है और साथ में हमें एनर्जी मिलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बचा हुआ फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो सका या एब्जॉर्ब नहीं हो सका वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ। अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा ये वाला है, ये 1.5 मीटर्स लॉन्ग है, स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और कुछ नमक, कुछ सॉल्ट एब्जॉर्ब कर ले। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। बचा हुआ खाना, बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में चला जाता है और वहाँ सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। द फेसियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं वही फेसियल मैटर है और उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। एक सिमिलर नेम हमने इंजेशन पढ़ा था। इंजेशन फूड के इनटेक को कहते हैं और इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड के शरीर से बाहर निकलने को कहते हैं। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। इंजेशन और
इजेशन। इजेशन मतलब बाहर निकलना, इंजेशन मतलब अंदर आना। 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। घास खाने वाले जानवरों में किस तरह डाइजेशन होता है उसके बारे में। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने गाय भैंसों को या फिर और भी दूसरे घास खाने वाले जानवरों को देखा है? वे चबाते रहते हैं जब वे नहीं भी खा रहे होते तब भी। जैसे कि खाना खाने के बाद एक गाय बैठ के लगातार चबाए जा रही होती है, उसका खाना खत्म हो गया है फिर भी। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टोमक कॉल्ड रूमेन। वास्तव में जब वे खाना खा रहे होते हैं तो वे जल्दी जल्दी खाने को निगल लेते हैं और उसे अपने स्टोमक के एक पार्ट में स्टोर करके रखते हैं जिसे हम रूमेन कहते हैं। ये टेम्पररी स्टोरेज होता है। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। तो जो रूमेन है, आप इस फिगर में देखेंगे, ये इनका रूमेन है जहाँ पे टेम्पररीली फूड स्टोर होता है। यहाँ पे इनका खाना पार्टली डाइजेस्ट होता है, आधा डाइजेस्ट होता है, और इस पार्टली डाइजेस्टेड फूड को कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। और बाद में ये कड छोटे छोटे लम्प्स में, छोटे छोटे ढेले में, टुकड़े में, गांठ में गाय के मुंह में आता है और गाय उसे चबाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। फूड के रूमेन से बाहर आने को और गाय इसे चबा के जब वापस भेजती है, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। और रूमिनेशन परफॉर्म करने वाले एनिमल्स को, जिन एनिमल में ये रूमिनेशन का प्रोसेस होता है, उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज एंड अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास में बहुत सारा सेल्यूलोज पाया जाता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जितने भी रूमिनेंट्स हैं उन सभी के रूमेन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि ग्रास को डाइजेस्ट करने में उनकी हेल्प करता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे जानवर, हम ह्यूमंस भी, ग्रास में पाए जाने वाले सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम घास नहीं खाते हैं। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called caecum between the oesophagus and small intestine. कुछ और जानवर जो घास खाते हैं जैसे कि घोड़े या फिर खरगोश, इनमें भी एक सैक की तरह का, थैली की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कैकम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर ओइसोफेगस, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लगा होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। इस कैकम में, हॉर्सेस में या फिर रैबिट्स में सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, और ये बैक्टीरिया हम ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता। So far you have learnt about animals which possess the digestive system. अब तक हमने उन जानवरों के बारे में देखा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, खाना पचाने का सिस्टम होता है। But there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. लेकिन ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास मुंह भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। Then how do they acquire and digest food? तो अब सवाल है कि वे खाना कैसे खाते हैं और उसे कैसे पचाते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। नीचे के सेक्शन में हम एक और दिलचस्प तरीका देखेंगे खाना को अपने शरीर के अंदर लेने का, फूड इनटेक करने का। 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा फूड कैसे लेता है और उसे कैसे डाइजेस्ट करता है उसके बारे में। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक, एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। इसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं और ये एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है और ये तालाब में पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ये बाहर की कवरिंग ब्लैक वाली, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक गोलाकार और बहुत घना न्यूक्लियस होता है, और बुलबुले की तरह किसी खाली चीज होती है जिसे फूड वॉक्यूल्स कहते हैं, और ये पूरा येलो पोर्शन साइटोप्लाज्म है जिससे अमीबा की बॉडी बनी है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा लगातार अपने शरीर का आकार और अपना पोजीशन बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये उंगली की तरह की एक चीज
बाहर निकालता है, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ या फिर यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों भी स्यूडोपोडिया ही हैं। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, इसी स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट कहते हैं, नकली पैर कहते हैं, और इसी की मदद से वो फूड को भी कैप्चर करता है। इस खाली जगह में वो फूड को कैप्चर कर लेता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ये अमीबा जो कि खुद माइक्रोस्कोपिक है, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट। जैसे ही अमीबा को पता चलता है कि उसके आसपास कोई खाना है, तो वो तुरंत ही अपना स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट बाहर निकालता है और अपने फूड को एनगल्फ कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, जकड़ लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वॉक्यूल, और ये खाना इस खाली जगह में कैप्चर हो जाता है, स्यूडोपोडिया आगे से आके बंद हो जाता है। जैसे कि इस फिगर में आप एक कैप्चर्ड फूड देख रहे हैं, यहाँ भी एक कैप्चर्ड फूड है। तो ये पूरा साइकिल दिखाया गया है कि फूड पार्टिकल किस तरह आया, स्यूडोपोडिया ने उसे इनगल्फ कर लिया, उसके बाद ये अंदर आया, धीरे धीरे डाइजेस्ट हुआ, और एरो से दिखाया गया है कि जब डाइजेशन पूरा हो गया तो वेस्ट को अमीबा ने शरीर के बाहर निकाल दिया, इजेस्टेड फूड, जो फूड बाहर निकल गया। और यहाँ इंजेक्शन हो रहा है, फूड इनकी बॉडी में एंटर कर रहा है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वॉक्यूल, फूड वॉक्यूल जिसमें फूड कैप्चर हुआ था उसमें डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये डाइजेस्टिव जूसेस कैप्चर्ड फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, धीरे धीरे ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है अमीबा के बॉडी में। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। डाइजेस्टेड फूड से जो भी एनर्जी, जो भी न्यूट्रिएंट्स अमीबा को मिलती है, वो न्यूट्रिएंट्स अमीबा इस्तेमाल करता है ग्रोथ करने में, बढ़ने में, अपने शरीर को मेंटेन करने में और रिप्रोड्यूस करने में, मल्टीप्लाई होने में, एक अमीबा से 2 अमीबा बनने में। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वॉक्यूल, जैसा कि हमने इस फिगर में देखा कि जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जो फूड का वेस्ट पार्ट था, वो शरीर से बाहर निकाल दिया गया। एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकाल देना। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों में खाना खाने का और उस खाने से एनर्जी ऑब्टेन करने का यही तरीका है। सभी जानवर फूड का इनटेक करते हैं, अपने शरीर में फूड लेते हैं, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं, जो एनर्जी मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उससे अपने शरीर को बिल्ड करने में, अपने बॉडी ग्रोथ के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए या और भी दूसरे कामों